तो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम बिगिन करेंगे अपने यूपीएससी 2022 क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट। तो 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल यूजिंग द लिंक बिलो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी इश्यूज हो, जो भी इरिटेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को हम लोग एड्रेस कर सकें। देखो, आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, चीज़ों को बताओगे ही नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ, और ये नॉर्मल है, मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप लोग कांस्टेंट प्रेशर में रहते हो, समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत से स्टूडेंट बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ। देखो, बात यही होती है कि आप सोचते हो, आपका जो थिंकिंग है मैं वो समझाता हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी ये किया और ये करके फेल हुआ हूँ। तो मैं पहले ना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तो मेरा स्टैटिक नहीं कंप्लीट है, अभी तो मेरा डायनेमिक नहीं कंप्लीट है, करंट नहीं कंप्लीट है। और इससे पहले अगर मैं पीवाईक्यू सॉल्विंग में जाऊंगा, तो फिर मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर मुझे और अच्छा नहीं आएगा। मैं ना उस स्टेज का इंतजार करता हूँ जिसमें मेरा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर मैं क्वेश्चन करने जाऊंगा। फिर तो बहुत ही अच्छे से होगा, फिर मेरा मोरल बूस्टर होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी ऐसी है, कभी आपको 100% सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं इस जर्नी में कि मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया है। यानी उस चीज को जितना आप डिले करोगे, उतना कम आप अपनी फेमिलियरिटी करोगे पीवाईक्यू से। और जितनी पीवाईक्यू से फेमिलियरिटी कम होगी, दूरी बनती जाएगी आपकी, उतना ही आप अपने सिलेक्शन जो रेट है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, उससे भी दूर होते जाओगे। इस फोमो में रहना ही मत कि जिस दिन पूरा सिलेबस होगा उस दिन पीवाईक्यू करेंगे। उल्टा चलता है यहाँ पे। अगर आपने पीवाईक्यू पूरे कर लिए हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसके अलावा स्टैटिक थोड़ा रह गया है, तो आपकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है पेपर को क्लियर करने की, रादर देन वाइस वर्सा की स्टैटिक हो गया लेकिन पीवाईक्यू नहीं किया है। तो अगर पेपर क्लियर करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, बीमार हो जाओ, पुलिस कहीं जाना पड़ जाए, फंक्शन हो, या मेरी तरह वर्किंग एस्पायरिंग हो, तो उस केस में क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है डेली पीवाईक्यू सॉल्विंग। मेरी बातें नहीं अच्छी लगती, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती, मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती, किसी और की वीडियो देख लो। किसी की भी वीडियो नहीं अच्छी लगती, वही जो मेरे पास बुक है, अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो वही बुक खरीदी थी मार्केट से, दृष्टि आईएएस की आती है, उसमें 28 ईयर्स के पीवाईक्यू में, वो कर लो। वो पैसा नहीं खर्च करना, उसकी पीडीएफ पढ़िए बुक में, इंटरनेट पे वो कर लो। वो भी नहीं करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट पे लिख दो सर वो प्रोवाइड कर दीजिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हो, और डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, कि जो है मेरा यूपीएससी का प्रिलिम्स निकल जाएगा, बस ऐसे ही निकल जाएगा प्राइवेट मॉक देके, या अच्छे से पहले रख लूँ और लास्ट के 1 महीने में करूँ, नहीं निकलेगा। बहुत ही ब्लंटली बता रहा हूँ, विदाउट शुगर कोटिंग। आई डोंट वांट टू शुगर कोट नाउ, जबकि इतना ज़्यादा लेट हो गया है। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं निकल पाएगा अगर आप डेली कम से कम 2 घंटे पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो। अगर कुछ मिस करना है तो बाकी मिस कर दो उस दिन पे, बट 2 घंटे आपको पीवाईक्यू करना है। इनमें भी खास तौर से 1.5 आवर्स तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज रट ही लेने हैं, लिटरली रट लेने हैं। और बाकी के 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स क्या करना है? उनकी एल्गोरिदम समझनी है। ठीक है, उस एक्यूमेन को समझना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर जो मैंने वीडियो बना रखी है उनको आपने देख लिया, एक बार समझ लिया, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बस इतना ही करके हो जाएगा, बट इतना करके ये मान के चलिए एग्जाम में जब आप बैठेंगे, 60 से 65% क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों से बनेंगे जो मैं सिखा रहा हूँ। बस उतना सीख लो सिंगल सोर्स। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागो चिड़ी पकाने में कोई मतलब नहीं। मान लो कोई और गाइड आपको अच्छा लग रहा है तो उसी को पकड़ लो। ये 2-3 नाव में सवारी मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाएगा आपके लिए। एक कोई पकड़ लीजिए जिस पे आप तक भरोसा हो, जिससे फेमिलियरिटी हो, जिसकी बातें समझ में आती हो, और बस उसको पकड़ के अपनी नैया पार लग लो। ठीक है, अब आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, तो लेट्स बिगिन सॉल्विंग विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी अंडर द फॉलोइंग। ठीक है, विद रेफरेंस टू आगे 3 स्टेटमेंट, तीनों सही नहीं होंगे, तीनों दिए भी नहीं, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कमिटी सेट बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? गलत, तो बस पहला पता चल गया कि ये तो गलती होना है। अच्छा ठीक है, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून सितंबर, हो सकता है। क्या है? इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। तो यहाँ भी यूएन जनरल असेंबली, तो ये भी एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो गलत होती, तो 1 में भी ऑर्गेनाइजेशन, 3 में भी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर 1 3 काट देंगे, 2 ओनली, जैसे तो कुछ दिया नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या एल्गोरिदम लगेगा कि 2 जगह ऑर्गेनाइजेशन दिए, तो दोनों तो सही नहीं होंगी। कोई एक सही होगा, कोई एक गलत। कौन सा सही कौन सा गलत हम अभी नहीं बता सकते, तो यानी 1 and 3 टुगेदर कैन नॉट गो।
इतनी बात समझ में आ गई। बट आइदर ऑफ वन और थ्री हैज टू बी करेक्ट, क्योंकि दोनों जगह ऑर्गेनाइजेशन दी है ना, तो यूपीएससी क्या हमें समझाना चाह रहा है कि दोनों में से कोई एक तो सही रहा होगा। यानी ये यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में रही होगी या तो यूएन जनरल असेंबली के अंडर में रही होगी। दोनों के अंडर में तो नहीं रह सकती। ये तो पता चल गया बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, और वन और थ्री में से कोई एक तो ऑप्शन में होके रहेगा। ठीक, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें और ज्यादा तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब इधर आइए। हाँ, यहाँ पे कह रहा है इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स, तो ठीक है, हो सकता है कमिटी सेटअप बाय यूएन एंड वर्क। तो यहाँ पे देखो एंड आ गया। अब हमें पता है यूपीएससी को किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है, या तो वो बीच में क्या लगा देगा अपेंड करके एंड, या तो वो क्या लगा देगा बट। इतना तो हमने सीखा है, तो हम इसको फिलहाल सख्ती नजर से देखेंगे। वी विल सी दिस स्टेटमेंट विद ए स्केप्टिकल माइंड। ठीक, बी देखते हैं जरा। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। अब मार्च आता है थर्ड, जून आता है सिक्स, और क्या है, सितंबर आता है नाइन्थ मंथ। तो एक बात सोचो, अगर कोई ये बॉडी है कि क्वार्टरली मिल रही है 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, तो ये 12वें महीने में क्यों नहीं मिल रही है? 12वें महीने में ऐसा क्यों हो गया कि ये नहीं मिल रही है? ये भी तो समझिए। या तो कोई बॉडी हर मंथ मिलेगी, या तो क्वार्टरली मिलेगी, या तो 6 महीने में एक बार मिलेगी, या तो एनुअली मिलेगी। ये क्या हो रहा है कि तीसरे महीने में मिली, छठे महीने में मिली, 9वें महीने में मिली, लेकिन 12वें महीने में नहीं मिली। देखिए ना, मार्च में मिली, जून में मिली, सितंबर में मिली। अब ये वापस 3 महीने बाद क्यों नहीं मिल रही दिसंबर में? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न में दिक्कत है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको लग रहा है कि जीएस की नॉलेज क्या है? ये तो एप्टीट्यूड बेस्ड हो गया ना। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सीधे सीधे क्या दिख रहा है, गलत। सेकंड को तो सीधा ही काट दो। वन और थ्री एक साथ जा नहीं सकता, अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होगा? आप इसमें बताइए कौन से नॉलेज की जरूरत है? क्या आपको लग रहा है कि विजन आईएएस या कोई और चीज के पीडीएफ पढ़ के ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? अगर अब भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। You have to learn the algorithm. There is no other way. टीना फैक्टर बोला था ना, there is no other way. PSIR वाले समझ रहे होंगे, टीना फैक्टर, there is no other alternative. You have to learn it. ठीक है, नेक्स्ट। 77 देखो, एपिस्टेमोलॉजी बताई थी क्या, वर्ड एसोसिएशन, बस दो ही चीजें हैं, सॉरी, दो ही काम करने में, क्या ये दोनों वर्ड को आंसर में ढूंढना है। पोलर भी कोड भी, जहां मिल जाए वही सही होगा, क्योंकि पता है भाई यही एल्गोरिथम। आप क्या रटते फिरोगे पोलर कोड? देखो, इट इज द इंटरनेशनल कोड, तो कोड तो मिल गया। ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, दोनों चीजें मिल गई, तो होना हो ऑप्शन यही सही होगा। बट आगे भी देखते हैं। अग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल, पोल मिल गया। रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द इन द पोलर रीजन, पोल पोलर, बट कोड वर्ड मिसिंग है, तो ये नहीं होगा। ठीक, अभी तक ये परफेक्ट है। It is a set of norms to be followed by the countries where scientists undertake research in North Pole and South Pole. Again, pole is given, but code is not given. Code word is not given here, तो ये भी नहीं होगा। It is a trade and security agreement, तो यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो बस एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोड भी है, पोलर भी, बस आंसर है। अब इसमें क्या है, मतलब आईएएस के एग्जाम में सिर्फ बच्चों जैसी टेक्निक है, बस क्योंकि किसी और ने डिकोड कर दी। आप अगर वो सीखना भी नहीं चाहते हैं या सीख के अप्रिशिएट भी नहीं करोगे यार, तो फिर बनाने वाले को क्या लगेगा, है कि नहीं? बताओगे ही नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यूजफुल नहीं, तो फिर कोई कैसे हेल्प कर पाएगा आपकी? ठीक है, ऐसा नहीं करते यार, कोई चीज समझ में आती तो बताया तो करो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, विद रेफरेंस टू यूएन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग। तो देखो, विद रेफरेंस टू आ जाता है तो जनरली क्या होता है, तीनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। हमें पता है तीनों तो सही नहीं बनाता विद रेफरेंस टू वाले, तीनों तो नहीं बनाए, चलो पढ़ लेते हैं जरा। तो ये तो नहीं होता है विद रेफरेंस टू में। अब क्या है, यूएन जनरल असेंबली कैन, तो कैन तो हमेशा तो सही होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन, तो कैन तो सही होगा। परमानेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल कैन, तो कैन तो सही होगा। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, तीनों ही स्टेटमेंट में कैन लगा के पॉसिबिलिटी दे दी है, तो यहाँ पे फिर इसका मतलब ये वाला एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। अब वही है, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है। वैसे जनरली विद रेफरेंस टू में तीनों सही नहीं होते हैं, लेकिन तीनों में ही कैन दे दिया और तीनों में ही पॉसिबिलिटी, तो फिर चुपचाप आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इतना भी रिजिड होके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता। मेरा पहला इंस्टिंक्ट वही जाता है, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि तीनों में कैन 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 है, तो बस फिर सामने जब साक्ष्य दिख रहा है, एविडेंस इज ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन नॉट डिनाई दैट एविडेंस। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो होती है ना, कैसे मना कर दोगे? चलो लॉजिक से देखो, यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट। भाई पैलेस्टीन कोई देश तो नहीं नॉन मेंबर, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस तो मिला हुआ है, तो ये सही। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली, बिल्कुल। इंटर गवर्नमेंटल ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जाने क्या क्या, उन सबको मिला तो हुआ ही है, तो वो तो बात सही है।
परमानेंट ऑब्जर्वर्स जो है जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन सेट, तो ये तो होता ही, तो परमानेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनके मिशन है, तो अफगानिस्तान के और ये जितने भी चीजें हैं फलस्तीन के भी एक ऑब्जर्वर है, तो ये तो बात सही है। ठीक है, ना तो वही विद रेफरेंस टू पी बोर्ड, तो चारों सही नहीं होंगे, बट चारों दिए भी नहीं कहीं एक साथ, तो वो तो चलो बात ठीक हो गई। अब फर्स्ट चीज स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, हो सकता है भाई सही हो सकता है गलत हो, तो अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। इट इज अ मिनिस्ट्री मिल गई, पहली चीज मिल गई, मिनिस्ट्री हमेशा यूपीएससी के एग्जाम में क्या होती है गलत, तो टू को गलत। अब देखो ये चीज मैंने 2024 में भी सिखाई, देखो टू दिया ही एक बार है, जब भी कोई स्टेटमेंट एक ही बार ऑप्शन में है, यानी यूपीएससी खुद बता रही है कि वो सही नहीं हो सकता, और मिनिस्ट्री तो वैसे भी, तो ये तो गलत होने ही था। ठीक, अच्छा यहाँ से एक और चीज भी देखो, वन दो बार है, टू एक बार है, तीन दो बार है, लेकिन चार तीन बार है। यूपीएससी खुद बता रहा है अमंग ऑल द फोर ऑप्शन चार सही होगा। अभी देखो मैं तीसरे चौथे पे आया नहीं, मैं सिर्फ ऑप्शन बेस्ड डिडक्शन दिखा रहा हूँ आपको। टू एक बार ही है तो वो हो नहीं सकता, लेकिन चार मैक्सिमम बार है, इसका मतलब चार सही होके रहेगा, चार को आप गलत नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता। देख रहे हो, अभी मैंने खाली ऑप्शंस पढ़े तो भी मुझे ये पता चल गया कि एल्गोरिदम के हिसाब से आंसर सी होगा या डी। अब पढ़ लेते हैं भाई थर्ड भी और फोर्थ भी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलो थर्ड देखते हैं। सी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, दिख रहा है, ये क्या है, डेटा फैक्ट, और डेटा क्या होता है गलत। अब ये बताओ, इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट, और वैसे भी टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टी तो वेस्ट बंगाल और आसाम में होता है, तो ये तो दार्जिलिंग या वेस्ट बंगाल में कहीं होना चाहिए, बेंगलुरु में क्यों होगा, बेंगलुरु में क्यों होगा, साउथ में तो कॉफी का है ना, तो देख के ही पता चल रहा है यही गलत होने वाला है, यही गलत होगा ना भाई। टी बोर्ड का हेड ऑफिस जरूरी बेंगलोर में, टी तो सबसे ज्यादा आसाम और वेस्ट बंगाल में होती, तो इसका मतलब ये गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए, इसको काट दो, ये भी काट दो, आंसर क्या आ गया फोर्थ, नहीं भी पता तो भी। अब इधर आओ, बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को। अब आपको लगेगा सर ये भी तो डेटा है, ये भी तो भाई ओवरसीज एट दुबई, ये कोई हेड ऑफिस थोड़ी ना है, और ये थोड़ी ना लिखा है ओनली फॉरेन ऑफिस। ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को में क्यों नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ अगर इसके आगे न्यूयॉर्क भी लिख दें तो उसको काट कैसे सकते हो, क्यों नहीं होगा, क्या हमें न्यूयॉर्क में एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, दुबई में नहीं करनी है कि मॉस्को में नहीं करनी है, ये सब उन रिस्पेक्टिव देशों के कैपिटल ही तो है, दुबई मॉस्को है ना, या सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का जो कमर्शियल कैपिटल है, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर जर्मनी, या फिर पोलैंड, तो वहां क्यों नहीं बेचेंगे हम, अब बेचेंगे तो वहां पे एक ऑफिस तो होगा ही ना। ये तो लॉजिक वाली बात है कि इसको आप नहीं काट सकते हो, लेकिन बेंगलोर में क्यों होगा जब ये सीधा मेन चीज तो वेस्ट बंगाल और आसाम में, तो वैसे भी दो जगह प्लेसेस दी है, तो दोनों जगह प्लेसेस तो एक साथ सही नहीं होंगी, एक साथ गलत नहीं होंगी, वो वाला लॉजिक लगाओ। यहाँ पे भी प्लेसेस है बेंगलुरु, यहाँ पे भी प्लेसेस है, यानी दोनों सही नहीं दोनों गलत नहीं, कोई एक सही कोई एक गलत, तो थ्री एंड फोर भी तो एक साथ नहीं जा सकता। तो अगर खाली एल्गोरिदम के बेसिस पे हम करने की कोशिश करूँ, ये प्लेसेस दोनों जगह प्लेसेस एक साथ सही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब थ्री एंड फोर टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू, तो ये काट दिया। वन एक ही बार, ये टू ऑप्शन एक ही बार आया है, टू ऑप्शन तो एक ही बार आया है, तो ये भी सही नहीं हो सकता, काट दो, सिर्फ एल्गोरिदम के बेसिस पे अगर सॉल्व करें। ठीक, चार मैक्सिमम बार आया है, बाकी वन तो एक ही बार है, दो दो वन दो बार है, दो एक बार है, तीन दो बार है, और चार तीन बार है। चार तीन बार है तो चार तो सही होके रहेगा, देखो सिर्फ एल्गोरिदम। अगर मैं चारों स्टेटमेंट्स को ना भी पढ़ूं तो भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो ये मल्टीपल तरीके से मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है इतनी शॉर्टली से क्वेश्चन कैसे मैं या बाकी लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या सबको ही सब कुछ ये चार चार स्टेटमेंट पढ़ के जाएगा। अरे कोई भी टीचर ये कराने लगे, कल को मैं ही पढ़ाने लगूँ तो ठीक है, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है, और मुझे भी ये सब ब्रह्म ज्ञान पहले अटेम्प्ट में नहीं आया, तभी तो दो तीन अटेम्प्ट लग गए, पढ़ना तो पड़ता है। लेकिन एक हद के बाद आप समझ रहे होगे कि पढ़ लिख के ये सब सवाल नहीं आ सकते, एक्यूमेंट डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अब ये कुछ कुछ वैसा वर्ड है ना ब्रेन वॉशिंग, तो ब्रेन वॉशिंग करने का क्या मतलब होता है, डिसीव करना, धोखा देना, यही तो होता है ब्रेन वॉशिंग। तो उसी तरीके से ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन क्या होता है, इको फ्रेंडली, तो यानी एनवायरनमेंट के बारे में धोखा देना, है ना, कह रहे हो इको फ्रेंडली है कोई चीज, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं, तो यही तो मतलब हुआ। अब देखते हैं कहाँ ये मिल पाता है। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन, यही मिल गया, धोखा देना, फॉल्स इंप्रेशन दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटलिस्ट, तो यही तो है, बस आगे कुछ पढ़ने की भी जरूरत है, क्या हो गया। इंक्लूजन, इंक्लूजन से तो मतलब नहीं है ना, ये तो बात ही खत्म हो गई, कुछ नहीं तो बस सीधे हो गया। भाई सीधा क्वेश्चन इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल है, और ज्योग्राफी के ऐसे एक या दो आते हैं, ठीक है, या तो कर लो या तो छोड़ दो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर, नहीं करो।
हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द। पहली बात तो एंड या बट आ गया तो जनरली, ऐसा नहीं कि श्योर शॉर्ट, बट जनरली क्या होता है यूपीएससी गलत कर देता है। लो क्लाउड हैज अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड, फिर से वो चीज रिपीट होती दिख रही है कि एंड बट जब भी यूपीएससी लगा देता है एंड या बट, तो फिर जनरली क्या होता है, गलत हो जाता है। बट अब इसको नॉलेज, भाई ये वो क्वेश्चन है जो नॉलेज से ही हो सकते हैं। अब हमें पता है हाई क्लाउड रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, हाई क्लाउड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हाई क्लाउड, आप एक बात समझो, पहले लो क्लाउड है, ऊपर हाई क्लाउड है, सनरेज इन्हीं को तो पेनिट्रेट करके आती। अगर ये अच्छे रिफ्लेक्टर होते, यही तो कह रहा है हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट, अगर ये अच्छे रिफ्लेक्टर होते तो सनरेज नीचे आती ही नहीं इतनी ज्यादा, इतनी नीचे आती ही नहीं, तो फिर जब सनरेज नीचे ही नहीं आएंगी तो फिर वापस जाते समय भी उनको इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता, तो ग्रीन हाउस इतना होता ही क्यों। अगर ये इतने ही अच्छे रिफ्लेक्टर होता तो इतनी गर्मी पड़ती ही क्यों, ये ऊपर ही से सन की रेस पड़ी और ऊपर ही निकल गई। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट कुछ सही नहीं जम रहा है कि रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नीचे आने ही नहीं देते हैं, हाई क्लाउड है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नीचे आने ही नहीं देंगे। तो जब नीचे आने ही नहीं देंगे तो बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब हाई क्लाउड क्या प्राइमरली रिफ्लेक्ट जो लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो लो क्लाउड असल में क्या होता है, जो लो क्लाउड होते हैं वो थिक होते हैं, डेंस होते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले थोड़े थिन होते हैं, इसीलिए इनमें एरोजोल वाला आता है ना। अब इतना आप कहोगे सर क्या मुझे कैसे पता, मैंने इतना घुस घुस के पढ़ लिया, नहीं, इसका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू एनवायरमेंट का पढ़ना कि एरोजोल थिनिंग करते हैं, ये क्लाउड थिनिंग करते हैं विद एरोजोल, ये पीवाईक्यू है। यूपीएससी ने किसी साल में पूछा था कि क्लाउड थिनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको एरोजोल डाल के क्लाउड की थिनिंग करते हैं, उससे क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर हो जाता है। तो जब क्लाउड की थिनिंग करते हैं तब वो रिफ्लेक्ट करता है हाई क्लाउड, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आया था तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मुझे पता है। अब ये उसी का एक प्रूफ, एक डेरिवेटिव हो गया, मतलब डायरेक्टली वो चीज नहीं पूछी क्योंकि वहां से ये डिराइव नॉलेज लग रही है। तो वही बात है, सबको सब कुछ नहीं पता होता, मुझे भी इतना सब कैसे पता होता है, क्योंकि वो पीवाईक्यू वाली चीजें इतनी ज्यादा पढ़नी है, रिवाइज करनी है कि कहीं ना कहीं उन्हीं कंसेप्ट पे सवाल बनता है। पूरी ज्योग्राफी पढ़ के ये नहीं आएगा, लेकिन पीवाईक्यू कर लोगे तो पता हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब लो क्लाउड क्या होते हैं, ये गुड रिफ्लेक्टर होता है, तो यहाँ उल्टा दे दिया, लो क्लाउड है वो हाई एब्जॉर्प्शन, हाई क्लाउड एब्जॉर्प्शन करते हैं, लो क्लाउड रिफ्लेक्शन करते हैं, बस बात खत्म हो गई। ये मुझे कैसे पता, मैंने बता दिया क्योंकि ये पीवाईक्यू आया है, एनवायरमेंट वाली कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू में ढूंढोगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पावर है भाई, पीवाईक्यू करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बट वो सबसे पहले करो और उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी, बाकी चीजें ओवर ऊपर से कर लो, ठीक है। अगेन, अब यही मैंने जब 2023-24 की स्ट्रेटजी वीडियो डाली है, पता नहीं लोग देखें नहीं देखें, जो भी अब आप लोग कमेंट करके बताते तो हमें कि मेरा हो गया नाम के साथ डन, तो जो भी आपका स्टेटस हो, तो फिर इसीलिए फिर मजा नहीं आ पाता, इंटरेस्ट नहीं ले पाता हूँ मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट पे। जब तक आप जितने भी सीरियस स्टूडेंट हो जिनका मैंने सोच रखा है हैंड होल्डिंग, वीडियो खत्म करने के बाद आप अपने नाम के साथ नीचे कमेंट में डन नहीं लिखोगे कि मैंने कर लिया, तो भाई एक बात बताओ, एज ए टीचर मुझे क्या पता चलेगा कि आप सीरियस हो कि नहीं। तो मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा यार कि आपका पेपर निकले या ना निकले, जब आप वो सीरियसनेस दिखा ही नहीं रहे हो। भाई फेस टू फेस तो है नहीं क्लास में कि मुझे देख के पता चल रहा है कि आप सीरियस हो, आप नहीं हो, और किसी के बोल देने से तो नहीं मानने वाला हूँ ना मैं। वो दिखना चाहिए कि मैं जो जो वीडियो में बोल रहा हूँ कि किसी स्टेटमेंट पे आया या किसी क्वेश्चन पे आया और मैंने बोला 69 पे सी लिख दो, या किसी क्वेश्चन पे बोला 74 सी लिख दो, तो अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ड्यू डिलीजेंस नहीं दे रहे हो, ड्यू डिलीजेंस नहीं दे रहे हो, तो मुझे जो 100% आपको देना चाहिए, जो लास्ट में दिया जाता है, जो क्रूशल होता है, तो फिर वो मैं भी नहीं दूंगा ना, वो मुझसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो उन्हीं बच्चों को मिलने वाला है फिर जो पूरी तरीके से मेरी बात को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इतना तो यार आपको रेसिप्रोकेशन करना ही पड़ेगा। अब देखो फायदा क्या होता है, ये आपने लिखा बिली बिली इज ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन कीनिया, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है, सम पीपल who fled from South Sudan civil war living with the, और यहाँ पे लिखा है some people who fled from civil war in Somalia। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, पहले तो इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, ये जो सोमालिया वाला है, ठीक है, सिविल वॉर वाला, आप देखोगे 2022 का ये स्टेटमेंट एज इट इज 2023 में क्वेश्चन बन गया, सिर्फ ये स्टेटमेंट एज ए कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। और लेकिन क्योंकि 2023 का पेपर ऐसा डिजास्टर्स आया, तो उसकी मार्केटिंग ऐसी कर दी गई कि इस बार तो करंट अफेयर से बहुत ज्यादा आया, पता नहीं कहाँ से आया, करना पड़ेगा। जबकि केयरफुली करोगे और वो 2023 और 24 की स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि ये सब यहीं से उठ के आया है।
बात समझ रहे हो? कितने 3 या 4 क्वेश्चन इसी तरीके के दिखा दिए मैंने कि 2022 के ही पेपर से लिफ्ट होके आ गए। लेकिन आप देखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो फिर भाई पैनिक तो आएगा ही आपका। क्योंकि जो चीजें मैंने करा दी उसको करो तो पेशेंस के साथ पूरा करो, मतलब 1.5 की स्पीड में देखो, लेकिन एंड तक देखो, समझो क्या मैं समझा रहा हूँ। नहीं देखोगे, पेशेंस लूज कर जाओगे, तो फिर ऐसे ही भटकते रहोगे। यूपीएससी की जर्नी ऐसी है, आपको किसी एक आदमी को पकड़ के उसको ट्रस्ट करके, जिसने पूरे प्रोसेस को देखा है उस प्रोसेस का और निकाला भी है, उसको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मुझे मुझ पे नहीं होता है, किसी और पे करो, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे और फिर खिचड़ी पक जाएगी। 100 लोगों की बातें सुन के किसी एक को पकड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यही करना होता है इस पेपर में। जिसने अपनी अपनी डोमेन में स्पेशलिटी हासिल की, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के सेक्शन हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा है ही नहीं इस जर्नी में जिसको सब कुछ आता है। चारों जीएस आते हैं, ऐसे आते हैं, ऑप्शनल आते हैं। किसी की प्रीलिम्स में महारत हासिल है, किसी के जीएस के कुछ सब्जेक्ट में हासिल है मेंस में, किसी का एसे में हासिल है, किसी का ऑप्शनल में। तो जिसका जो जो डोमेन है उससे उस लेवल की हेल्प लेनी होगी। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हो जो आपको चारों जीएस एसे मेंस प्रीलिम्स तक आ जाए, तो फिर तो भाई ये तो यूटोपियन विशफुल थिंकिंग है। ये मैंने की थी और यही डिजास्टर साबित हो गई। तो ये नहीं होता, जिसका जो फोर्टे है उसको पकड़ो और उसको पकड़ के अपना वो वाला काम निकाल लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विधि विधि इज ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। तो ये बात है। अब हो सकता है भाई ये गलत हो, पहली बात तो हो सकता है विधि विधि जो है केन्या में ही ना हो, और अगर केन्या में ही हो तो देखो यहाँ पर ये भी दे रखा है डायरेक्शन। हो सकता है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ वेस्टर्न हो या कुछ भी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन हो सकता है सही ना हो, इधर ऑफ सम पीपल। अब क्या देखा है हमने, यूपीएससी की पूरी हिस्ट्री में कभी भी सम वाले स्टेटमेंट तो गलत हुए नहीं। सम पीपल हु फ्लड ऑन साउथ सुडान तो सही है। सम पीपल हु फ्लड ऑन सिविल वॉर इन सोमालिया, तो हमें पता है यूपीएससी की एंटायर हिस्ट्री में आज तक सम वाले स्टेटमेंट गलत हुए ही नहीं, बार बार दोहराते जा रहे हैं। बस यही सही हो गया। अब यहाँ पे ये मत कहना कि कुछ लोगों ने ये बात बोली थी, सम पीपल हु फ्लड, सम पीपल हु फ्लड, सिमिलर स्टेटमेंट तो है। तो भाई ये भी तो लॉजिक है कि आज तक यूपीएससी के इतिहास में, हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट, कभी भी सम वाले स्टेटमेंट गलत नहीं हुए। नहीं गलत हुआ तो ये भी तो एक अपने आप में एल्गोरिथम है। नहीं गलत हुआ तो बस 2 and 3 सही हो गया, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब इसको भी लॉजिक से बनाएंगे। क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तुर्की के स्टेट्स हैं कौन सा, तो तुर्की के नाम से समझ रहा है इस्लामिक देश होने चाहिए। तो अर्मीनिया कैसी क्रिश्चियन कंट्री, क्रोएशिया नाम से क्रिश्चियन, रोमेनिया नाम से क्रिश्चियन, तो फिर दो ही इस्लामिक है, अजरबैजान उज्बेकिस्तान। देखो 2 and 5 दिया होगा, हो गया। अब यहाँ पे 5 में 3 वाला लॉजिक नहीं लग रहा है एल्गोरिदम, बट कॉमन सेंस भी तो है ना। तुर्किक नाम से ही पता चल रहा है इस्लामिक कंट्रियां होंगी, तो इस्लामिक नाम ढूंढो ना भाई, अजरबैजान उज्बेकिस्तान। अब हर चीज में बिल्कुल वो मत करो कि ये 5 में से, उतना इजी भी तो बना दिया उसने, दो ही तो इस्लामिक कंट्री है, तो बस हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक ही बार यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर में ये रूल वायलेट हुआ, लेकिन बैकअप में वो इतना आसान बना दिया है आपके लिए कि आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, परफेक्ट रूल्स वर्क करेंगे। लार्जेस्ट गलत, लार्जेस्ट गलत, आगे बताने की जरूरत है। लार्जेस्ट क्या होता है, गलत। और जब सही बनाना होता है तो लैंग्वेज क्या यूज होता है, याद होगा, ए पार्ट ऑफ सेविंग, ए पार्ट ऑफ सेविंग, है ना। ए करके ऐसे चलता है ना वो सही। ए पुलिस, तो हमें पता है ये ए वाली जो बना ली है, इस ए फंगस, अभी आया था ना, गुच्छी इज ए फंगस, इज ए फंगीसाइड, ये सब। तो ए वाली लैंग्वेज यूपीएससी जब बनाता है तो इसको सीख ही लो, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं कि वो सही बनाता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट, फर्स्ट, हाईएस्ट, मोस्ट, मच, ये सब क्या बनाता है, गलत। तो बस आंसर आ गया आपका ठीक। अब बताओ, ये सब कुछ रट लो, गुजरात लार्जेस्ट ये सब, या तो रट लो या एल्गोरिदम सीख लो, दो ही तरीके हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अगेन, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ सी, तो ये तो यूएन क्लॉज है। ठीक, तो ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या है। कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द breadth of the territorial sea up to limit not exceeding 12। अब देखो ये डेटा है, डेटा जनरली क्या होता है, रॉन्ग। यहाँ भी डेटा, डेटा क्या होता है, जनरली रॉन्ग। तो अगर हम दोनों को ही रॉन्ग कर देंगे तो ऐसा तो कोई ट्रू ओनली है नहीं। फिर हमने क्या सीख पड़ी थी, जनरली दो जगह डेटा होता है तो कोई एक सही होता है, कोई एक गलत होता है, तो उसका मतलब टू तो सही होना चाहिए उस लॉजिक के साथ। अगर उस लॉजिक से देखें तो टू तो सही होना चाहिए, लेकिन हमने यूएन क्लॉज में 3 डेटा पढ़े क्या, कि जो टेरिटोरियल लिमिट होती है उसके लिए यही होता है 12 नॉटिकल माइल, फिर जो कंटिगुअस जोन होता है उसका 24 नॉटिकल माइल। अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन उससे आया है, ये कोई एकदम से रैंडम नहीं आया है।
और फिर जो ये वाला होता है EEZ एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक जोन, उसका क्या होता है 200 नॉटिकल माइल। तो ये तीनों डेटा क्योंकि हमारे स्टैटिक का पार्ट है, मेंस का भी पार्ट है, तो ये इतना एक्सपेक्टेड होता है यूपीएससी एग्जामिनर को कि ये कोई रैंडम डेटा नहीं। हाँ डेटा गलत होते हैं लेकिन वो रैंडम डेटा जब वो देता है तब गलत होता है, ये रैंडम नहीं, ये स्टैटिक का पार्ट है। टेरिटोरियल कितना होता है 12 नॉटिकल माइल, कंटिगुअस जोन जो नहीं पूछा वो है 24, और जो EEZ होता है वो कितना होता है 200। तो ये EEZ 200, ये टेरिटोरियल 12 और कंटिगुअस अब फ्यूचर में पूछ सकता है तो उसका कितना होगा 24। तो इसका मतलब ये दोनों तो सही है ही, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। हाँ यहाँ एल्गोरिदम फेल हो रही, लेकिन इसलिए फेल हो रही क्योंकि ये प्योर स्टैटिक का है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है जिनमें फेल हो रही, जिन लोग, मुझे तो याद है अभी 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट 4 क्वेश्चन हुए हैं इस पूरे पेपर में जहाँ एल्गोरिदम फेल हो रही। ज्यादातर तो लग रही, तो हमें क्या 150 लाके कोई मेडल थोड़ी ना करना है, हमें तो 100 प्लस लाके कट ऑफ निकालनी, इजीली क्लियर हो रही कट ऑफ, ठीक है। नहीं देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को भी हम लॉजिक से बनाएंगे। अब आपको एग्जाम कंडीशन में अगर सेनकाकू आइलैंड नहीं पता है, मेरी तरह आपके पास समय नहीं रहता करंट अफेयर्स का, वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो कैसे बनाओगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना, बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो पता है तो पता ही, फिर तो बात ही खत्म हो गई, पता वालों के लिए नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो उनके लिए जिन्हें एग्जाम कंडीशन में ऐसी चीजों का नहीं पता होगा, वो कैसे बनाएंगे एल्गोरिथम। दिस वीडियो इज फॉर दोज एस्पिरेंट, ठीक है, who due to paucity of time cannot go through each and every sentence in the universe or in the kind of affairs magazine. This video is dedicated for those students, ठीक है। देखो ध्यान से, which one of the following statements best reflects the issue। अब यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को आप कीवर्ड समझते हो वो कीवर्ड होता ही नहीं प्रेजेंट में, कीवर्ड है यहाँ पे इशू। कीवर्ड इज नॉट सेनकाकू आइलैंड डियर फ्रेंड, कीवर्ड हियर इज इशू। इशू कुछ मुद्दा है, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन है, कुछ तो बवाल चल रहा है, दिस इज द कीवर्ड। समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, न्यूज है तो करंट अफेयर। तो हमें देखना है कि कहाँ पे इस स्टेटमेंट में कुछ डिस्प्यूट, कुछ मुद्दा दिखाया जा रहा है, और सेनकाकू आइलैंड है तो आइलैंड भी आ जाना चाहिए। रिफ्लेक्ट द स्टेटमेंट बस रिफ्लेक्ट द इशूज विद सेनकाकू आइलैंड। अब देखते हैं, एक आइलैंड वर्ड इंपॉर्टेंट है और इशू भी दिख जाना चाहिए। देखो, it is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea। अब ये क्या है, जनरली बिलीव माना गया है कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं किसी भी कंट्री में अराउंड। इसमें एक्सप्लिसिटली कोई इशू दिख रहा है, कोई कंफ्रंटेशन दिख रही है, कोई बवाल दिख रही है, कुछ फ्रिक्शन पॉइंट दिख रहा है, कोई आर्टिफिशियल। अब हमें पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन वो हमें पता है ना, एक्सप्लिसिटली इस स्टेटमेंट में कुछ इशू दिख रहा है, कुछ बवाल दिख रहा है, फ्रिक्शन दिख रहा है, कि अगर किसी ने कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया तो क्या इससे कोई दिक्कत है, कुछ दिख रहा है कि ये डायरेक्टली शो हो रहा हो कि इससे कुछ इशू हुआ नहीं। हमें अपनी नॉलेज को भूल जाना है, हमें देखना है कि एक्सप्लिसिटली इस स्टेटमेंट में कुछ इशू दिख रहा है नहीं। ठीक, आगे चाइना एंड जापान एंगेज इन अ मैरीटाइम डिस्प्यूट, दिख गया, वर्ड आ गया। दिस डिस्प्यूट इज कोरोलरी ऑफ इशू और नॉट। इशू वर्ड यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, इशू है तो डिस्प्यूट है, यानी ये तो वर्ड एसोसिएशन सही जा रहा है। अब आइलैंड वर्ड भी आना चाहिए, सेंकाकू आइलैंड है, तो डिस्प्यूट तो कोरोलरी मिल गया, लेकिन आइलैंड ढूंढते हैं। जापान एंड चाइना एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड, आइलैंड वर्ड भी मिल गया, आइलैंड वर्ड भी मिल गया, तो आइलैंड वर्ड भी मिल गया, इशू का कोरोलरी डिस्प्यूट, तो दिस हैज टू बी करेक्ट। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। A permanent American military base has been set up there to help Taiwan to increase its defense capability। ठीक, इसमें कहीं इशू दिखा कि उसकी डिफेंस की कैपेबिलिटी को अमेरिका ने बढ़ा दिया, बट इशू दिख रहा है कहीं एक्सप्लिसिटली, इज इट शोइंग एक्सप्लिसिटली एनी इशू, नो। प्लस आइलैंड वर्ड यहाँ पे है नहीं, वो भी मिसिंग, तो एल्गोरिथम के हिसाब से गलत। इधर आइए, लास्ट, दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर्ड देम एज नो मैंस लैंड, सम साउथ ईस्ट नेशंस कंट्रीज क्लेम देम। ठीक, अब ये डिस्प्यूट है, हियर इट इज शोइंग डिस्प्यूट, इशू डिस्प्यूट, कुछ तो डिस्प्यूट सा है, कंट्रीज क्लेम देम, बट आइलैंड वर्ड दिख रहा है। पूरे एल्गोरिथम को समझो, क्या आइलैंड वर्ड इज आइलैंड वर्ड कैन बी सीन इन बी, नो। तो परफेक्टली एल्गोरिदम इज वर्किंग इन विच ऑप्शन ओनली, परफेक्टली कहाँ काम कर रहा है, ओनली इन बी, हेंस बी इज करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम के बेसिस में हम करंट अफेयर के कितने सारे क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, दिस इज द पावर ऑफ एल्गोरिदम। ठीक, नेक्स्ट। अब अगेन मैं बार बार वो चीज नहीं कहना चाहूंगा, 4 ऑप्शन मैचिंग वाले हैं, आप ओनली 2 मार दीजिए, सही था ये वाला। ठीक, कुछ गलत होंगे नो डाउट, बट
ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है और प्लस आपका समय भी बच रहा है ना बाकी क्वेश्चन के लिए, तो बस आप 2 मारिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं एक बात और रिट्रेट कर दूं, यहीं से उठा के उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया 2023 में, ये दिख रहा है आपको, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। तो एक पूरा फुल फ्लेजेड 2023 में क्वेश्चन यहाँ से भी बना दिया था। 3 कंट्रीज के नाम दिए थे कि कहाँ कहाँ मिलिट्री क्यू हुआ है, उनमें से वन ऑफ द कंट्रीज वाज गिनी, वो यहीं से उठा के 2023 में बनाया था। तो अगेन ये होती है पावर, जब आप यूपीएससी को रटते भी हो प्लस एनालाइज भी करते हो, एल्गोरिदम को भी समझना है, रटना भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, जब यूपीएससी पूछ अपने पीवाईक्यू से रहा है तो वो लंबी लंबी ये स्टैटिक की किताबें और विजन के करंट अफेयर्स पढ़ के कर क्या लोगे, पूछ तो वो यहीं से रहा है ना, और यही आप नहीं समझना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन 4 ऑप्शन, क्या करना है, ओनली 2, और करेक्ट, करेक्ट है। अगर स्टैटिक तभी बनाने जाओ तो कैटेलोनिया की स्पेन होती तो जाहिर सी बात है ये गलत होगा। एनेटोलियन प्लेट तो पता ही है, जहाँ अर्थक्वेक आता तो ये तो एनेटोलियन प्लेट ही है तुर्की में, तो ये सही हो गया हमारा, इथोपिया सही हो गया, ओनली 2, ठीक। नेक्स्ट, अगेन दिस क्वेश्चन with reference to is given, so all three cannot be correct, but all three is not given, तो भूल ही जाते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, फिर जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डियर फ्रेंड, दिस प्रोटेक्शन इज द कीवर्ड। ये लॉज किसके बारे में है, प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इन 3 ऑप्शंस में जहां एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्शन को शो किया जाएगा वो सही होगा, और जो भी स्टेटमेंट प्रोटेक्शन के खिलाफ होगा वो गलत होगा। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं, सॉरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये पढ़ते ही समझ में आ गया थीम क्या है, अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो कोई एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर होगा जो उस प्रोटेक्शन को डिस्प्ले करेगा वो सही होगा, जो उसके खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट में होगा प्रोटेक्शन के, वो गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, when a wild animal is declared protected, मिल गया वही वर्ड, मिल गया ना, मिल गया। when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside, ठीक है। प्रोटेक्शन की थीम है, प्रोटेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है। नहीं पता किसी को भाई एग्जाम कंडीशन में ऐसे ही बनाना होता है, तो फिर ये क्या होगा, हमेशा सही नीचे आइए। Apprehensions of a protected wild animal becoming a danger to human is sufficient ground for its capture or killing। यहाँ पे थीम है प्रोटेक्शन की, और यहाँ तुम क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एप्रीहेंशन भी हो जाए, इवन इफ यू गेट एप्रीहेंशन, और आप उसको किल कर दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो ये तो इस थीम के खिलाफ जा रहा है ना। नहीं पता कुछ, लेकिन हमें थीम से एल्गोरिदम समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट एग्जाम कंडीशन में सही होगा, ये स्टेटमेंट एग्जाम कंडीशन में गलत होगा, जहाँ जहाँ 3 है उसको काट दो, जहाँ जहाँ 2 है वो सही होगा। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू नाउ 1 and 2 वेदर यू नो अबाउट 1 और नो, ठीक, क्लियर हो गई बात। दिस इज द पावर ऑफ एल्गोरिथम। अब 1 आपकी मतलब वही है, समझने की क्षमता है कि आप समझ पाओ तो कर पाओगे। अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, जैसे कि हाथी, हाथी को तो छोड़ दो, जैसे कि शेर, चीता, तो चीता को क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। आपको लगेगा यार ये तो सोल प्रॉपर्टी, तो ये कैसे हो सकता है। एक बात बताइए, शेर को क्या हम लोग, हम और आप जो आम आदमी है, क्या उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम लोग क्या लुक आफ्टर कर सकते हैं शेर को उसके बच्चे को, चीते को उसके बच्चे को, भालू को उसके बच्चे को, तो उनको तो गवर्नमेंट ही देखेगी ना। वाइल्ड एनिमल्स है ना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स तो नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स को, शेर चीते को कौन देखेगा, गवर्नमेंट ही तो देखेगी, तो कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा, तो रियलाइज भी करना है वो कह क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भाई ये तो सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, देखो इसका कोई विकल्प नहीं। 5 क्वेश्चन तो छोड़ के ही आने हैं, 95 ही रखना है, इजी इजी पेपर में, और टफ पेपर में 85 का अपना रखना है टारगेट। प्लस माइनस 2 हो सकता है 95 को 97 कर दो, 93 कर दो, 83 कर दो, 87 कर दो, बट ये मीन एवरेज है, गोल्डन मीन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई फिर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 4 ऑप्शन ओनली 2, और इस बार भी ओनली 2 सही था, तो लाइन से 3 सही हो गए ओनली 2 वाले, ठीक है। यहाँ पे आओगे 4 में ओनली 2 मारोगे, मेरे ख्याल से ये गलत हो जाएगा, जब ओनली 2 मारा तो ये गलत हो गया, बट ठीक है, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सही भी तो हो रहे हैं लाइन से कितने, जिनके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक करो आगे बढ़ जाओ, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। अगेन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। अब एल्गोरिदम से बनाते हैं, चलिए। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी, है ही नहीं, डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। अब संगम लिटरेचर की टोलका पीएम 18 18 वॉल्यूम है,
आपको लग रहा है यूपीएससी के एग्जामिनर में एक एक वॉल्यूम पढ़ रही होंगी और तब जाके ये कंक्लूजन पे आया कि कोई रेफरेंस है ही नहीं मटेरियल कल्चर का, कैसी एब्सर्ड बातें हैं। गलत। तीसरे पर संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, अगेन वही बात। 18 किताबें हैं, यूपीएससी का एग्जामिनर 18 किताबें पढ़ लेगा और उसमें वॉरियर एथिक उसको मिला ही नहीं, एब्सर्ड। नेक्स्ट, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, मतलब कि यूपीएससी का एग्जामिनर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे एंशियंट एपिक्स को मोदी काल में, मोदी गवर्नमेंट में, जब हमारी राष्ट्रीय धरोहर और इतना एंशियंट रिवाइवल हो रहा है, चलो एक बार कांग्रेस की होती है किसी और की होती मान भी लेते, मोदी काल में जहाँ इतना एंशियंट प्राइड वाली बातें होती हैं, उसमें संगम लिटरेचर को, वो तो काशी संगम तमिल वो कर रहे हैं, तमिल संगम और वो सब काशी वाला, और यहाँ तुम संगम लिटरेचर को लग रहा है कि ये इरेशनल बोल देगी यूपीएससी, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप खुद सोच के देखो। गलत। बाय एलिमिनेशन आंसर विल बी बी। बट अब यहाँ पे भी बी जब हुआ तो लैंग्वेज देखो, जब उसको सही करना है, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू, भाई पता है। अब ये नहीं कह रहे कि इन्होंने नहीं किया, या थ्री फोल्ड डिवीजन किया, या फोर फोल्ड डिवीजन किया, या रिजिड हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, कुछ नहीं, बस पता है। अब पता तो होगा ही, अच्छा है या बुरा है, वेदर इट इज गुड और बैड, हार्मफुल और हेल्पफुल, पीपल विल नो अबाउट इट ना। ये तो हो गई कि पता तो हो गई, बस इतना ही तो कह रहा, बस पता है तो पता तो हो गई, उसमें क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा है, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पनीपली ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है भाई। योग, तो ये योगा से रिलेटेड तो भाई तभी हो सकता है जब कोई सेक्युलर राजा हो। तो अब अगर कॉमन सेंस से जाएं तो औरंगजेब आपको कहीं भी किसी भी नजर से सेक्युलर तो नहीं नजर आते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक, तो इनकी बात ही ना करें, शाहजहां भी सेक्युलर नहीं हो सकते, तो इनकी भी बात ना करें, इन्होंने तो हाथी कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया। ये सब योगा होगा की बात, इनसे उम्मीद करना बेकार है। हुमायूं के पास ऐसा कुछ समय था नहीं, और सेकुलर राजा के रूप में इनकी छवि है नहीं हुमायूं की। सेकुलर राजा के रूप में छवि एक ही है अकबर की, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम लोग क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले आए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर, अकबर के बाद आए जहांगीर, चलो उनको दिया नहीं, उसके बाद आए शाहजहां, उसके बाद आए औरंगजेब। अगर एग्जामिनर को अगर वही देना है तो भाई पहले हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब क्यों नहीं दिया, ये सीओडी तो क्रोनोलॉजी ठीक है, यहाँ क्रोनोलॉजी क्यों बिगाड़ दी, पहले हुमायूं बाद में अकबर क्यों नहीं दिया उसने। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हिंट करना चाह रहा था कि सीओडी तो हो नहीं सकता, क्रोनोलॉजी छेड़ी उसने इसी में, अकबर और हुमायूं। तो अब योगा वाली सेकुलर इमेज किसकी है, अकबर द ग्रेट, जोधाबाई से शादी। तो बाय ऑल मीन अगर आप लॉजिक लगाने जाओगे तो आप अकबर की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुज, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, कुछ टॉलेस्ट ये सब बनाया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका कुछ इनॉग्रेशन किया है। अब देखो, यहाँ पे भी बात हो रही सेलिब्रेशन की, यहाँ पे भी बात हो रही सेलिब्रेशन की। अब रामानुज किस थीम के हैं हमारे हिस्ट्री के, रामानुज तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के, उसके नाम में ही क्या है, भक्ति मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो मेडिटेशन की बात है, यहाँ क्या है, डिवोशन। अब भक्ति मूवमेंट का कोरोलरी क्या है, क्योंकि ये थीम क्या है, भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट थीम किसके साथ जा रही, कोरोलरी डिवोशन या मेडिटेशन, भक्ति इज रिलेटेड टू डिवोशन। भक्ति वर्ड इज सिनोनिम टू व्हाट, भक्ति वर्ड इज सिनोनिम टू डिवोशन, तो इसका मतलब व्हाट आंसर शुड बी टिक, दैट्स इट। बस थीम ही पूछ ली यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब भले ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन हमने बनाया एल्गोरिदम से। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट ऑफ सोमनाथ टेम्पल, फला फला डिंका डिंका। अब देखो जरा, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द हमें पता है एग्जाम कंडीशन में क्या होता है, सही नहीं भी पता तो हो गया। अगेन, ए डिस्क्रिप्शन, अब आप ये लैंग्वेज देख रहे हैं, इसी पेपर में चौथी या पांचवी बार आ रहा है, जब भी ए करके कोई चीज लिख दी जाती है एग्जाम के कंडीशन में यूपीएससी में, तो क्या होता है, सही। अब पढ़ भी लेते हैं, क्या है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल-बरूनी। अब अल-बरूनी क्या था, फॉरेन ट्रेवलर, मतलब समझ लो, लाखों पेज की किताबें लिखी होंगी उसने, एक तो लिखी नहीं होगी। अब आपको क्या लग रहा है, यूपीएससी का एग्जामिनर जाके उसके लाखों पन्ने पढ़ के आया होगा और इस स्टेटमेंट को गलत बना देगा कि नहीं नहीं उसने लाखों पन्ने जो लिखे उनमें से किसी एक पन्ने में भी सोमनाथ का जिक्र नहीं, कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है कि एग्जाम कंडीशन में आप इसे गलत बना देंगे। ठीक है,
और फिर एल्गोरिदम तो हमें पता ही है कि 3 स्टेटमेंट अगर हमारे इवन वाले हैं, एक ऑड वाले हैं, तो ये सही हो नहीं सकता। अगर ये सही नहीं हो सकता तो कोई एक गलत होना ही। तो अब जब ये पता ही चल गया कि ये दोनों सही है तो इसका मतलब तीसरा ही गलत होगा, तो ये दोनों गलत होंगे। एनीवे, एक और चीज मैंने बताया था, जब भी बाय लगा के कोई भी रेगुलेटर हो, आरबीआई से भी या मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे डिग्निटरी प्रेसिडेंट, बाय एज एन इंग्लिश वर्ड गलत नहीं होता, लेकिन बाय के आगे कोई संस्था लग जाए या कोई डिग्निटरीज लग जाए, कोई पोजीशन लग जाए, कोई, समझ लो ना, कोई ऑफिस लग जाए, तो वो क्या होता है, गलत। तो देखो बाय प्रेसिडेंट अभी बताया था ना, बाय आरबीआई, उसकी जगह से भी होना चाहिए था। तो ये ट्रेंड भी हमें पकड़ना है कि बाय के साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिग्निटरीज या ये सब लग रहा होगा, मिनिस्ट्री लग रही होगी, तो वो हमेशा क्या होता है, गलत। तो देखो सारे रूल्स वर्क कर रहे हैं, और हमने एक और नई चीज भी सीखी हुई है, भी हमने आरबीआई में भी देखी, यहाँ भी देखी, ठीक। और ये ए वाली देख लो 5वीं बार आ रही। तो ये वही है, चीजों को इवॉल्व करना पड़ता है, कुछ स्टैटिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुझे सपना आ जाता है, मैं भी सामने सामने देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और फिर ये होता है कि हाँ भाई ये एल्गोरिदम है और ये हमें पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। चलो भी इसको भी एल्गोरिदम से बनाते हैं, मेरी बायो अच्छी नहीं है तो कुछ छुट्टी बार नहीं, मैंने बताई दिया। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम। अब और कुछ बताने की जरूरत है कि बी और सी नहीं हो सकता और आंसर इसी में से होगा। अब एक बार, बी सेल्स और टी सेल्स क्या करेंगे। अब यहाँ इन्वायरमेंट की बात है, यहाँ पे पैथोजन, यहाँ डिजीज की बात है। अब सेल्स क्या करते हैं कि जनरली कोई बीमारी होती है तो उसी के लिए होते हैं, बट हम क्या है, जजमेंटल नहीं हो सकते यहाँ पे, तो वो नहीं हो सकते ना, फ्री माइंडेड। तो बाकी क्वेश्चन से, बाकी स्टेटमेंट से वो लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एलिवेट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन हुई तो कोई डिजीज की बात हो रही, बी स्टेटमेंट में, ठीक। इम्यूनो सप्रेशन, तो यहाँ भी एनवायरमेंट की बात तो नहीं हो रही। जो बाकी के दो स्टेटमेंट हैं वो डिजीज की तरफ हिंट कर रहे हैं, ये बॉडी का पेन, ये सिर्फ इकलौता ये स्टेटमेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, जबकि बाकी दोनों स्टेटमेंट किसकी बात कर रहे हैं, डिजीज की। तो हो ना कहो, अगर इन दोनों में से हमें किसी एक की तरफ जाना है तो हमें किसकी तरफ जाना होगा, डिजीज की तरफ। क्यों, क्योंकि बाकी के दो स्टेटमेंट भी डिजीज की तरफ हिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं, सर आप तो कहते थे यूपीएससी के एग्जामिनर एनवायरनमेंट की तरफ बायस है, किसी के मन में तो आनी चाहिए वो बात। वो सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट वैसे होते हैं जहाँ पे फिर वो चारों ही गोलमोल बात कर रहे होंगे, उनमें किसी दो में ऐसा ट्रेंड नहीं स्टेब्लिश हो रहा होगा। बात समझ रहे हो, उनमें दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट नहीं मिल रहे होंगे, उनमें तीनों बिल्कुल अलग होंगे। बी सी डी जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और सिर्फ ए वाला बिल्कुल अलग होगा, जो एनवायरमेंटल चीज दिखा रहा होगा। वो भी कौन सी, या तो एनवायरमेंट डायरेक्टली, या तो इकोसिस्टम, या तो पॉल्यूशन, या एक्वेटिक इकोसिस्टम, या उस टाइप का मरीन इकोसिस्टम। यही 5 थीम होती है, वो सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट। यहाँ पे दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट वाला एल्गोरिदम चल रहा है, यहाँ एल्गोरिदम ही अलग है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एल्गोरिदम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, देखो कितने इजीली बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इतना एक्सट्रीम, इतनी नफरत टेक्नोलॉजी से, जबकि नैनो पार्टिकल तो लेटेस्ट है भाई। टेक्नोलॉजी को ही चैलेंज कर दिया यूपीएससी के एग्जाम में, तो कभी हो नहीं सकता। सेकंड देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम आगे पढ़ने की जरूरत भी है, आज तक का यूपीएससी का इतिहास है, कभी सम तो गलत हुआ ही नहीं। लो थर्ड पढ़े बिना मैंने बता दिया आंसर भी, ठीक। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। अगेन नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम, आगे बताने की जरूरत है, आज तक टिल डेट यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में सम वाला स्टेटमेंट गलत हुआ ही नहीं, चाहे सम के साथ ओनली लग जाए या कुछ और लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट, भाई ये वाला भी देखो। अगेन, अब इस स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी ट्रू। हाँ, तो ये भी समझ लो, जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी हो तो ऑल करेक्ट होता है, ऑल करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑल करेक्ट तो है नहीं। अब ये भी एक ट्रेंड समझ लो, कि मैंने कभी अभी तक डिस्कस नहीं किया, जब भी ये कैन लग जाता है पॉसिबिलिटी में तो ऑल करेक्ट होता है। तो वैसे तो अगर इसमें ऑल थ्री दिया होता तो मैं ऑल मान लेता, लेकिन जब ऑल थ्री नहीं है, या मान लो 4 स्टेटमेंट है और 3 तक ही जा रहा है, तो जो नेक्स्ट बेस्ट होते हैं, मतलब दो वाले, तीन में से मैक्सिमम कितना सही हो सकता है, दो। तो फिर ये जो सिंगल वाले हैं इनको हम देखते ही काट देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी है, कैन या कुड लगा है ना, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन होंगे वही सही होंगे। तब जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी लग गई, भले और सही नहीं है, तो आंसर या तो सी में होगा या डी में होगा। क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी है। ये भी एल्गोरिदम है, ये समझ लेना। अब जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी है तो हमें ये पता चल रहा है दोनों जगह ट्रू तो है,
तो इसका मतलब सेकंड तो सही ही होने वाला, तो इस पे तो डाउट करना ही नहीं है, तो बाकी खत्म हो गई। तो 1 और 3 में कोई एक सही होगा। यहाँ कह रहा है असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल एनिमल और प्लांट मटेरियल। ठीक। अब एक बात देखिए आप, यहाँ भी प्लांट और एनिमल, एल्गोरिदम देखो कितना परफेक्ट वर्क करता है। यहाँ भी प्लांट और एनिमल, यहाँ भी प्लांट और एनिमल। ये बात डबल श्योर हो गई कि 1 और 3 एक साथ सही नहीं जा सकते। या तो 1 ही सही होगा या 3 ही सही होगा, दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकता। हालांकि 1 और 3 एक साथ नहीं गया, तो भी हमें ये बात श्योर हो गई कि हाँ भाई इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि 1 और 3 एक साथ प्रूव नहीं हो सकते। अब देखो इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं। यू हैव टू, मतलब आपको नॉलेज होना ही चाहिए अब इसके बाद कि डीएनए क्या होता है। या तो आपको पता होगा 3 है, तो फिर आंसर कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर सकते, बट एल्गोरिदम से आपको कम से कम यहाँ तक आना पड़ेगा 50-50। और उसके बाद अगर आपका लगता है तो आप दिमाग हो गया आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट। तो ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन किससे होता है हमें पता है, एक तो सल्फर का ये जो SO2 होता है, तो SO2 बाद में H2O से H2O और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब कायदे से नाइट, ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये सही स्टेटमेंट तो अपने आप में नहीं है। ये असल में नाइट्रोजन की ऑक्साइड तो N2O भी होती है, लाफिंग गैस, तो उससे एसिड रेन नहीं होता है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब है उसका NO या NO2। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही असल में एसिड रेन करता है। मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो इसलिए मुझे इतना पता है, आपका नहीं तो घबराने की बात नहीं। ओजोन तो एसिड रेन कर ही नहीं सकती, तो अगर हम 3 को भी उड़ा दें तो फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए 2 और 4। कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन नहीं करता है, लेकिन अगर इसकी जगह CO2 होता है, भविष्य में पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, तो CO2 जरूर एसिड रेन करता है, क्योंकि जब वो वाटर से कन्वर्ट कंबाइन कर जाता है तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह डाइऑक्साइड लिख दिया होता तो फिर आंसर ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 2022 प्रीलिम्स आल्सो। आई होप ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। और जो भी आपका वैल्यूबल फीडबैक या सजेशन होगा प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।